स्ट्रेस का जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की या गैस की, GAS। स्ट्रेस हमने पढ़ा और गैस नहीं पढ़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा मॉडल है जो स्ट्रेस को डिफ़ाइन करता है कि किसी भी इलनेस में हम कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं और अगर उससे उबर पाते हैं तो हम फिट हो जाते हैं और उबर नहीं पाते हैं तो हम पूरी तरीके से इल हो जाते हैं। तो जो गैस का जो मॉडल है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, वो प्रपोज किया गया था सैली द्वारा 1979 में। और इस मॉडल का जो बेस है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होने पर पर्सन किस तरीके से फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाता है उसको बताया गया है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली वो एनिमल्स पे किया गया था, रेट्स पे किया गया था, उसके बाद इसको देखा गया ह्यूमन बींग्स पे। इन्होंने बताया सैली ने कि जो भी स्ट्रेस में पर्सन होता है उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। उन चेंजेस को उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर इंटरप्रेट किया था। पहली स्टेज उन्होंने बताई कि स्टेज ऑफ अलार्म रिएक्शन की होती है, मतलब कि चेतावनी देता है, अलार्म बजता है जब व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन डेवलप करने वाली सर्कमस्टेंसेस में होता है या उसके साथ कोई घटना घटती है जिसे हम स्ट्रेसर कहते हैं, या उस सिचुएशन से घिर जाता है जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप कर रही है, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, इसी को कहा गया है अलार्म रिएक्शन, मतलब कि आपको अलार्म मिलने लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इस सिचुएशन में पर्सन का जो बॉडी है वो अपने आप में क्या करता है, स्ट्रेसर के प्रति इमीडिएट रिस्पांस करने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि हम डिफेंड भी तो करेंगे ना। तो जैसे स्ट्रेस हुआ हमने क्या किया, स्ट्रेसर के प्रति रिएक्शन करना, इमीडिएट रिस्पांस करना शुरू कर दिया, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और पर्सन स्ट्रेसर को चैलेंज, ठीक है, स्ट्रेसर का जो चैलेंज है उससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेस करने लगता है। और ये जो स्टेज है उसमें भी 2 तरह की सब स्टेजेस आती हैं, शॉक फेज और काउंटर फेज। शॉक फेज में क्या होता है, स्ट्रेसर से पहली बार इंसान का सामना हुआ है तो क्या है, उसको एक तरीके से शॉक लगेगा, फिजिकल शॉक लगेगा कि अरे मेरे को ऐसा हुआ, तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, बीपी गिर जाएगा, रेस्पिरेशन कम हो जाएगी, मसल्स जो हैं वो भी थोड़ा सा सुस्त सी हो जाएंगी, इंसान लथार्जिक सा फील करने लगेगा। लेकिन इस स्टेज के तुरंत बाद काउंटर शॉक फेज आती है, इंसान अपने आप को थोड़ा बैलेंस करता है, इसके जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं वो बढ़ जाते हैं और पर्सन इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस जैसे कि हार्ट बीट, बीपी, रेस्पिरेशन बैलेंस करने लगता है, उसमें तीव्रता आ जाती है। ठीक है, मतलब कि रेसिस्टेंस की कैपेसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें पर्सन को पहली बार जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो स्ट्रेसर के प्रति कुछ इमीडिएट रिस्पांस करता है, यानी कि पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो उन स्ट्रेसर के प्रति रिस्पांस करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें 2 फेज होंगे, 2 सब स्टेजेस होती हैं, शॉक फेज और काउंटर शॉक फेज। ठीक है, शॉक फेज में पहली बार उसको सामना हुआ है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाएगा, उसका सब चीज़ें गिर जाएंगी, बीपी गिर गया, टेम्परेचर गिर गया, रेस्पिरेशन भी धीमी धीमी हो जाएगी और हार्ट बीट कम हो जाएगा, मसल्स भी लेथार्जिक सी हो जाएंगी, बॉडीज़ की लेथार्जिक हो जाएगी, सुस्त सी हो जाएगी। पर जैसे ही वो काउंटर शॉक फेज आएगी वो अपने आप को बैलेंस करने लगेगा, सारी चीज़ों में तीव्रता आ जाएगी, रेसिस्टेंस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेज ऑफ अलार्म रिएक्शन, मतलब कि फाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस करेगा इसमें। फिर है स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें क्या होगा, व्यक्ति के सामने स्ट्रेसर अभी क्या है, प्रेजेंट है, तो GAS की दूसरी स्टेज यानी कि रेसिस्टेंस की स्टेज यहाँ से डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेज वहीं से हो गई काउंटर शॉक फेज से। और जहाँ बॉडी स्ट्रेसर जो हैं, ठीक है, उनकी वो कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल है स्ट्रेसर, तो मतलब जिससे उसको स्ट्रेस हो रहा है वो सिचुएशंस अवेलेबल है। ठीक है, तो उससे उसकी प्रेजेंस से उत्पन्न इफेक्ट को क्या करेगा, रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, उससे निपटने की कोशिश करेगा। इस सिचुएशन में पर्सन की जो बॉडी है उससे कुछ हार्मोन्स निकलेंगे
जिससे वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और इन हार्मोन्स की हेल्प से क्या होगा, स्ट्रेसर के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनसे अपने आप को बचाएगा। यानी कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ सेल्स होती हैं जिसकी वजह से, जिसमें एंड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक ACTH प्राइमरी है, वो निकलने सिक्रिएट होगा। ठीक है, ACTH की दूसरे, जैसे कि कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर CRF जिसे कहते हैं, ACTH और CRF, ठीक है, वहाँ ACTH निकलने लगेगा हमारा एक तरह पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वहीं CRF निकलेगा हमारा, यानी कि कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जो सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और ACTH जहाँ एक तरफ ब्लड को बढ़ाएगा, उसका सर्कुलेशन अच्छे से करेगा, ठीक है, जिससे ताकि हमारी जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाए और इम्यूनिटी बढ़ जाए, ताकि हम स्ट्रेसर की इफ़ेक्ट से अपने को बचा सकें। ठीक है, ये हो गई रेसिस्टेंस की स्टेज, जिसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ACTH और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले CRF, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो रिलीजिंग फैक्टर है, उसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है। अब आएगी हमारी, अगर इस स्टेज में, यही सेकंड वाली स्टेज में, पर्सन के सामने कोई स्ट्रेसर आ जाता है, तो इस नए स्ट्रेसर के प्रति पर्सन की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर है, वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी तो एक ही से निपट रहा है, दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, स्टेज ऑफ एग्जॉशन आ जाएगा, मतलब कि तीसरी स्टेज डेवलप हो जाएगी। इसमें ओरिजिनल स्ट्रेसर और नए स्ट्रेसर दोनों के प्रति ही जो रिस्पॉन्सेस हैं, वो पर्सन की जो कैपेसिटी है उसके प्रति डिफेंड करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और पर्सन क्या हो जाएगा, एकदम नम्ब सा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, एकदम चुपचाप सा हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, इल पड़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और यह भी देखा गया है कि स्ट्रेसर इंड्यूस्ड हार्मोन्स, ठीक है, बढ़ने लगेंगे, और पर्सन को स्ट्रेसर अल्सर, ठीक है, अस्थमा, हाई BP, कैंसर, डायबिटीज़ होने की भी संभावना होती है। आप मोस्टली डायबिटिक पर्सन से पूछो, उनके पास कोई स्ट्रेसर बना रहा होगा लाइफ में, उनके साथ कोई ऐसे इवेंट रहा होगा जो लंबे समय तक रहा हो, जिसकी वजह से उनको ये डायबिटिक और इस तरह की या BP जैसी चीज़ें नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा GAS का मॉडल जो बताता है। अब ये इसके कुछ MCQs हैं, ये नॉर्मल बेसिक MCQs हैं जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। अच्छा, मैं तुम लोग को यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जो टाइप A पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनमें भी कहा गया है कि टाइप A पर्सनैलिटी वाले हैं तो थोड़ा सा उनमें ज़्यादा संभावना होती है स्ट्रेस होने की। इसको देख लिया, ये हो है आपके एप्लीकेशन बेस्ड MCQs। हाँ, अब जो टाइप A पर्सनैलिटी होती है उसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उनमें कंपटीशन बहुत होता है, वो हाई एस्पिरेशन होता है, ठीक है, और वो चीज़ों को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं, टाइम अर्जेंसी बहुत होती है, वर्कोहोलिक होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, और होस्टाइल होते हैं, और कई बार एग्रेसिव बिहेवियर भी करते हैं। इन विशेषताओं की, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तुम्हें बताई, कॉम्पिटिटिव होना, इम्पल्सिव होना, टाइम अर्जेंसी, तेज़ी से चीज़ों को करना, वर्कोहोलिक होना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, इम्पल्सिविटी, हॉस्टिलिटी, ये टाइप ए पर्सनैलिटी की विशेषताएं हैं। इसीलिए इन पर्सनैलिटी वाले लोगों में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की जो संभावना होती है वो प्रबल होती है, लेकिन टाइप B में ये जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और टाइप A जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे CHD से जो हाई BP और हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो टाइप A पर्सनैलिटी जोर जोर से बोल रहे हो, वर्कहोलिक है, इम्पल्सिव, होस्टाइल, देख के समझ जाना टाइप A पर्सनैलिटी है। इतना हो जाए, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मॉडरेटर ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस, मतलब कि
वो फैक्टर्स जो स्ट्रेस होने में मॉडरेशन की भूमिका निभाते हैं। refers to the factor that influence how individual perceive, experience and respond to stress। मतलब वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पर्सन की परसेप्शन को, उसके एक्सपीरियंस को और रिस्पॉन्सेस को टूवर्ड्स स्ट्रेस। स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को वो किस तरह देख रहा है, किस तरह एक्सपीरियंस कर रहा है, किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मॉडरेटर्स। ठीक है, और ये मॉडरेटर्स कैन ईदर एम्पलीफाई, या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस को, और ये इंडिविजुअल में साइकोलॉजिकल और फिजिकल फॉर्म में दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, जैसे कि भाई आप दो लोग हो, बात कर रहे हो आपस में, ठीक है, आपके बीच में कोई आर्गूमेंट हो गया और बीच वाला जो पर्सन आया वो क्या करेगा, या तो वो आपसे बात करेगा फिर से बात करेगा, हो सकता है वो आपके बीच के झगड़े को बढ़ा दे या कम कर दे। तो यही मॉडरेटर की भी भूमिका निभाते हैं। जैसे आप मॉडरेटर देख सकते हैं हम लोग क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के मॉडरेटर। पर्सनैलिटी ट्रेट, आपको स्ट्रेस हुआ पर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप चीज़ों को हैंडल कर ले जाते हो, कंट्रोल आपका बहुत अच्छा है। हार्डीनेस है, तो इंडिविजुअल विद हार्डीनेस ट्रेट एग्जिबिट कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज विच हेल्प देम कोप बेटर विद स्ट्रेस। तो हार्डीनेस होगी तो आप कोप कर जाओगे। तो ये क्या है, की मॉडरेटर, स्ट्रॉन्ग की मॉडरेटर है स्ट्रेस का। टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए इंडिविजुअल जो अभी बताया कि कॉम्पिटिटिव होंगे, टाइम अर्जेंसी होगी, एक्सपीरियंस मोर स्ट्रेस, वाइल टाइप बी वाले कैसे होंगे, रिलैक्स होंगे, पेशेंस ज़्यादा होगा उनके अंदर। ठीक है, पेशेंट नहीं पेशेंस होगा बेटा। ठीक है, एक्सपीरियंस लेस, ठीक है, इन्होंने स्ट्रेस को कम एक्सपीरियंस किया होगा। लोकस ऑफ कंट्रोल, जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, मतलब कि बिलीफ इन पर्सनल कंट्रोल ओवर आउटकम्स, ठीक है, इज लिंक्ड विद लोअर स्ट्रेस लेवल। जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे चीज़ों को, वो कम स्ट्रेस लेंगे कंपैरेटिवली जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, बाहर वालों की बातों से, बाहर वाली सिचुएशन से इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा। सोशल सपोर्ट, जिनको इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट मिल रहा होगा फैमिली से, फ्रेंड्स से, पीयर्स से, उनका स्ट्रेस कम होगा कंपैरेटिवली जिनको नहीं मिलता होगा। कोपिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो कोपिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, दो तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनाता है पर्सन। ठीक है, आप पहले तो बताओ कि कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। स्ट्रेस से निपटने के लिए हम जिन स्ट्रेटजीज का सहारा लेते हैं दैट इज कॉल्ड द कोपिंग स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेस का रीज़न चाहे कोई भी हो, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, हमारी हेल्थ पे क्या होता है, एक वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और इसे कम करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही सीरियसली सोचा था। ठीक है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ कोपिंग बिहेवियर्स बताए थे कि आप कैसे उसको मतलब बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो कोपिंग कंसिस्ट ऑफ एफर्ट। कोपिंग तरीके से क्या है, एफर्ट है, एक्शन ओरिएंटेड भी है और इंट्रासाइकिक भी है। टू मैनेज, टॉलरेट और रिड्यूस और मिनिमाइज, मतलब कि मैनेज करने के लिए उस सिचुएशन को सहने के लिए और कम करने के लिए, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, इंटरनल डिमांड्स हो या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको। ठीक है, तो जो हमारा कोपिंग बिहेवियर है से तात्पर्य है कि कहाँ तक व्यक्ति कम से कम 3 तरह के चैलेंजेस से निपटने में सक्षम है। यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलने वाले चैलेंजेस, फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस और इंटरनल चैलेंजेस से मिलने के लिए। ठीक है, तो इनसे निपटने के लिए हम जो भी तरीके अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड द कोपिंग। ठीक है, अब लिजारिस एंड फोकमैन, इनका नाम याद रखना। लिजारिस एंड फोकमैन ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई थी। पहला था प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज। ठीक है, इस तरह की जो स्ट्रेटजीज है उसमें पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन या प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करता है बहुत अच्छे से और फिर एक स्ट्रेटजी बनाता है जिससे वह उसे चेंज कर सकने में सफल हो सके। ठीक है, मतलब पर्सन को कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई तो पर्सन क्या करेगा, सबसे पहले उस सिचुएशन को अच्छे से इवैल्यूएट करेगा, देखेगा कि ये सिचुएशन है कैसी। ठीक है, फिर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा कि सिचुएशन को चेंज करने में वो सफल हो जाए, सक्सेस मिले। और इन स्ट्रेटजीज का यूज़ वो तब तक करता रहता है जब तक समस्या जो स्ट्रेस डेवलप कर रही है, ठीक है, उसमें चेंज ना आ जाए। ठीक है, और वो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लेता है कि इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पर्सन कितना इफेक्टिवली इस तरह की स्ट्रेटजीज को अपना पाएगा, ये उसकी खुद की पर्सनैलिटी ट्रेट,
उसके सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, उसके एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार पर्सन होता है प्रॉब्लम फोकस में कन्फ्रंटेशनल कोपिंग अपनाता है, आमने सामने का, मतलब कि पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आमने सामने खड़ा हो जाएगा, उसका मुकाबला करेगा। जैसे कि अगर कोई जो हमारा सीनियर है, अगर हमें कहता है हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तो वो वहाँ खड़ा हो जाएगा और कहेगा आप सस्पेंड कर दीजिए, आप मुझे लॉजिक्स दीजिए, आप मुझे लॉज बताइए किस वजह से सस्पेंड करना है। तो कन्फ्रंटेशनल कोपिंग अपनाता है। कई बार सोशल सपोर्ट, मतलब कि जो सोसाइटी से हमें सपोर्ट मिलता है, वो हमारे लिए क्या होता है, कोपिंग का काम कर लेता है। प्लानफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक कोपिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रेटजी अपना के पर्सन प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी के जरिए स्ट्रेस को कम कर देता है। फिर है इमोशन फोकस कोपिंग। इसमें क्या होता है, मैनेज करता है पर्सन, अपने मैनेज करता है इमोशनल रिस्पॉन्सेस को टूवर्ड्स स्ट्रेस, ठीक है। मतलब कि पर्सन प्रॉब्लम से डेवलप होने वाले इमोशनल रिस्पॉन्सेस पर फोकस करता है। पर्सन प्रॉब्लम की नेचर को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, वो प्रॉब्लम फोकस में होता है, ठीक है। परंतु प्रॉब्लम से डेवलप एंजाइटी को कम करने की जब कोशिश करने लगे तो समझ लेना इमोशन फोकस्ड है। इसमें बिहेवियरल स्ट्रेटजीज अपनाता है, मतलब कि अपने तनाव को दूर करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के बिहेवियर करता है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, अपना ध्यान कहीं किसी और चीज़ पे लगाएं, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज अपना सकता है। इसमें पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चेंज लाके, कॉग्निटिवली चेंज लाके उसके दूसरे तरीके से देखता है, ठीक है। कई बार होता है ना कि हम लोग कोई सिचुएशन घट गई तो हम लोग बार बार सोचे जा रहे हैं, पर इसमें पर्सन क्या करेगा, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है, वो चीज़ों को इस तरह से देखता है कि उसे पॉजिटिव चीज़ें नज़र आने लगती हैं। रिप्रेशन, मतलब कि अपनी कड़वी मेमोरीज को, सैडफुल मेमोरीज को क्या करेगा, हम रिप्रेस्ड कर देगा, अनकॉन्शियस में भेज देगा, उस पर बात नहीं करेगा, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन, ये सब क्या है, आपके डिफेंसेस आपने पढ़े हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, ये सब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ये सब चीज़ों को अपनाएगा और स्ट्रेस को कम करेगा, ठीक है। फिर है कॉग्निटिव अप्राइजल, मतलब कि द वे एन इंडिविजुअल इंटरप्रेटर स्ट्रेसर डिटरमाइन इट्स इम्पैक्ट। किस तरीके से कॉग्निटिवली अप्राइजल का यूज़ कर रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर को इंटरप्रेट करने में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एफिकेसी, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने की। रेजिलियंस, बाउंस बैक करने की, गिर के फिर खड़े हो जाने की कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। परसीव्ड कंट्रोल, जितने भी लोगों में हायर परसीव्ड कंट्रोल होता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर ले जाते हैं। फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कितने फिजिकली फिट हो। ये एमसीक्यूज हैं बच्चों। कोपिंग स्ट्रेटजीज मैंने तुम लोग को बता ही दी है वहाँ पे कि कोपिंग स्ट्रेटजीज, टाइप्स ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज यहाँ लिखा है। भाई प्रॉब्लम फोकस में क्या क्या आएगा, इमोशन फोकस में कैसी आ जाएंगी, अवॉइडेंस कोपिंग कैसी होगी, अप्राइजल फोकस कोपिंग कैसी होगी। जैसा नाम है वैसे ही काम है। सोशल सपोर्ट अगर स्ट्रेस में मिल जाता है पर्सन को तो उसका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब कितने तरह के सोशल सपोर्ट होते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन सपोर्ट दे देते हैं कई बार, तो हमारा काम आसान हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह मिल जाएगा। अप्राइजल सपोर्ट, इंकरेजमेंट, रिवॉर्ड, ये एमसीक्यूज है सोशल सपोर्ट की बेस पे। अब किस तरह से जो स्ट्रेस है उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पे, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आपको पता है, हार्ट रेट, बीपी, मसल्स टेंशन, ठीक है, इन पे पड़ सकता है। बिहेवियरल चेंजेस, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, ये सब हो जाएगा। कॉग्निटिव इफेक्ट, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी इम्पेयरमेंट। स्ट्रेस एंड इलनेस, अब स्ट्रेस हुआ तो पर्सन को या तो साइकोलॉजिकल इलनेस हो जाएगी या फिजिकल इलनेस हो जाएगी। फिजिकल इलनेस होगी तो आपको पता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अल्सर, बॉवल सिंड्रोम वगैरह डेवलप हो जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। वहीं साइकोलॉजिकल इलनेस में एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, पीटीएसडी, ये सब हो सकते हैं। ये इलनेस पे बेस्ड एमसीक्यूज हैं।
थैंक यू सो मच बच्चों। आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है।